नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग यूपीपीएससी आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एपीएस के लिए हम लोग सामान्य अध्ययन की एक टॉप 50 सीरीज शुरू कर रहे हैं और जिसका यह पहला वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ बीओ इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते वीडियो। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल फाइनल जीता। नोवाक जोकोविच 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, या ना तो एक सही ना ही 2 सही है। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जो है वह जीत लिया है। आप लोग खिलाड़ियों के देश को भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और नॉर्वे के आपके कैस्पर रूड हैं। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि नोवाक जोकोविच 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले व्यक्ति नहीं बने हैं, बल्कि इनसे पहले जो है मार्गरेट कोर्ट के पास 24 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। मार्गरेट कोर्ट के पास जो है 24 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, व्यक्ति में औरत और पुरुष दोनों आते हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ ये लिखा होता कि नोवाक जोकोविच 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं तो यह स्टेटमेंट आपका सही हो जाता, लेकिन व्यक्ति पूछा गया, यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए महिला भी इसमें आ जाएंगी और यही कारण है जो है यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मार्गरेट कोर्ट के पास जो है 24 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। तो इसका जो ऑप्शन ए है केवल एक आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान के लिए पात्र है? 6 से 12 वर्ष, 4 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 5 से 15 वर्ष या 5 से 16 वर्ष। संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था और इसे संविधान में 21A के अंतर्गत ऐड किया गया है और इसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो उम्र सीमा तय की गई वो आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो यह जो संशोधन हुआ था वह 86वां संशोधन 2002 में हुआ था और इसे संविधान के 21A के तहत जो है यह संविधान संशोधन हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही होगा। आईएसएफआर 2021 के अनुसार यहाँ पे 4 राज्य दिए गए हैं। वनों के क्षेत्रफल के हिसाब से इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। क्षेत्रफल दृष्टि जो है सबसे अधिक वन का जो एरिया वो आपका सबसे अधिक आपका मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर जो है वन क्षेत्र है। दूसरे स्थान पर आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 66,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वनों का। तीसरे स्थान पर आपको छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर लगभग 55,000 और चौथे स्थान पर आपका ओडिशा है, जहाँ पर लगभग 52,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है वनों का। तो इस प्रकार जो है सबसे पहले 4, फिर 2, फिर इसके बाद 3 वन। तो इसका जो ऑप्शन आपका 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 आपका ऑप्शन सी में दिया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और आईएसएफआर रिपोर्ट जो 2021 जारी की गई थी, इसके अनुसार वन और वृक्षारोपण जो भारत में है वह 8,09,037 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल है भारत में है और यह पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 24.62% है। ये डेटा आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के यहाँ पर 4 जिले दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से जिले जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीआर में जो है सम्मिलित हैं। बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और शामली।
इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। एनसीआर का जो पूरा क्षेत्रफल है वह 55,083 वर्ग किलोमीटर का है, और इसमें यह आपका हरियाणा है, यह आपका उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है। तो यह जो आपके ज़िले हैं ये आपके राज्य हैं, जिनमें यूपी की टोटल 8 ज़िले आते हैं एनसीआर के अंतर्गत। और वह ज़िले कौन कौन से हैं? इनमें आपका मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, शामली है और मुजफ्फरपुर। टोटल 8 ज़िले उत्तर प्रदेश के आते हैं। हरियाणा के टोटल 14 ज़िले आते हैं, हरियाणा के टोटल 14 ज़िले आते हैं। राजस्थान के 2 ज़िले आते हैं, इनमें आपका एक अलवर है, दूसरा आपका भरतपुर है। आइए हम इसको जूम करके थोड़ा देख लेते हैं। यह आपका शामली है, यह आपका मुजफ्फरनगर है, तीसरा आपका बागपत है, मेरठ है, यह आपका गौतम बुद्ध नगर है, और ये आपका बुलंदशहर है, और ये आपका हापुड़ है। टोटल जो है 8 ज़िले एनसीआर में आते हैं यूपी के। आते हैं ये तो इस प्रकार जो है सभी जो ज़िले दिए हैं ये आपके एनसीआर में आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कौन सी तरंगे शून्य अर्थात निर्वात में जो है संचरण नहीं कर सकती हैं? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसमें जो है ध्वनि के लिए हमेशा माध्यम की जरूरत पड़ती है, इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। बाकी आपका प्रकाश है, ऊष्मा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए जो है सभी जो है निर्वात में संचरण कर सकती हैं, इनके लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु जो है ध्वनि के लिए, ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। हाल ही में किन 2 देशों ने नए अटलांटिक डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएस और यूके, फ्रांस और इटली, यूके और फ्रांस या अमेरिका और रूस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यूएसए और यूके ने जो है हाल ही में अटलांटिक डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किया है, और यह आर्थिक साझेदारी के लिए हस्ताक्षर किया गया है। और ब्रिटेन के वर्तमान जो पीएम है वह ऋषि सुनक हैं, और इनके जो पार्टी के नाम है वह कंजर्वेटिव पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है। वर्तमान में जो है यह ब्रिटेन के पीएम है, और अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो आपके जो बाइडेन जी हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 खिलाड़ी दिए गए हैं, इनको आपको सुमिलित करना है, वह किस खेल संबंधित हैं? शरत कमल, अमित पंघाल, लक्ष्य सेन, साक्षी कुमारी, कबड्डी, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी और बैडमिंटन। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। शरत कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है 2023 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में दिया गया है। और बाकी जो 3 खिलाड़ी हैं इन सभी को अर्जुन अवार्ड 2023 में दिया गया है, और टोटल जो है 2023 में 25 लोगों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। शरत कमल जो है यह एक टेबल टेनिस प्लेयर है। शरत कमल जो है यह एक टेबल टेनिस प्लेयर है। अमित पंघाल एक मुक्केबाज हैं। लक्ष्य सेन एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, और जो आपके साक्षी कुमारी हैं ये एक कबड्डी के प्लेयर हैं। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यह अमित पंघाल, लक्ष्य सेन और साक्षी कुमारी इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। और शरत कमल जो एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, लखनऊ या कलकत्ता? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, भोपाल में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर ब्रिटेन, बोकारो सोवियत संघ, भिलाई अमेरिका। यहाँ पर स्टील प्लांट है, किस देश के सहयोग से बना है उसके संदर्भ में यह प्रश्न बनाया गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, भिलाई स्टील प्लांट जो है यह अमेरिका के सहयोग से नहीं बना है बल्कि सोवियत संघ के सहयोग से बना है। और भिलाई आपके छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला यह उड़ीसा में है और ये जर्मनी के सहयोग से बना है। दुर्गापुर यह पश्चिम बंगाल में या ब्रिटेन के सहयोग से बना है। बोकारो यह झारखंड में या सोवियत संघ के सहयोग से बना है। और भिलाई आपका सोवियत संघ के सहयोग से बना है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही होगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस अपनी पहली यात्रा कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक? चेन्नई से श्रीलंका, विशाखापट्टनम से नेपाल, कोलकाता से बांग्लादेश
या इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस जो है यह चेन्नई से श्रीलंका की पहली यात्रा पर गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है और इसे जो है हरी झंडी सर्बानंद सोनोवाल ने दिखाई है और इसे बनाने की कुल लागत जो आई है आपकी वह 17.2 करोड़ रुपये जो है इसकी कुल लागत आई है MV एम्प्रेस को बनाने में। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, किस देश के डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? यह किस देश के हैं? न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद और टोबैगो या अमेरिका की? तो डेनिस फ्रांसिस यह त्रिनिदाद और टोबैगो के हैं जिन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो, यहाँ पर 4 शब्द दिया गया है, आपको बताना है कौन शब्द जो है भारतीय संविधान के उद्देश्य का भी नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न और लोक कल्याण। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी लोक कल्याण जो शब्द है ये हमारे संविधान के उद्देश्य का में नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। बाकी आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुता संपन्न जो शब्द है ये सभी हमारे संविधान के उद्देश्य का में है। हमारा जो संविधान है इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था और इसीलिए जो है इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है और बाद में जो है 26 जनवरी 1950 को जो है इसे लागू किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या विधि मंत्री? तो राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का जो आदेश है ये आपके राज्यपाल देते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है और इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 174 में इसका प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह राष्ट्रपति करते हैं और इसके लिए जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। साधारणतः जो है राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है, परंतु जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक यह जो है इनका कार्यकाल रहता है और इन्हें जो है शपथ दिलाते हैं वह हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो है इन्हें शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड में जो है कुल कितने अंक होते हैं? 10, 12, 14 या 15? उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड में जो है कुल 12 अंक होते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है और राज्य में रहने वाले परिवार के जो है अलग अलग कार्ड होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। भारत के प्रमुख ऑपरेशन के संदर्भ में आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में सहायता के लिए, ऑपरेशन करुणा म्यांमार की सहायता के लिए, ऑपरेशन देवी शक्ति सऊदी से भारतीयों को वापस लाने के लिए, ऑपरेशन कावेरी सूडान से नागरिकों को निकालने के लिए। आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी ऑपरेशन देवी शक्ति जो है यह सऊदी से भारतीयों को वापस निकालने नहीं शुरू किया गया था, बल्कि यह जो है अफगानिस्तान के काबुल से जो है भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। बाकी ऑपरेशन दोस्त यह तुर्की में शुरू किया गया था, ऑपरेशन करुणा यह म्यांमार की सहायता के लिए और ऑपरेशन कावेरी यह जो है सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने किया गया था भारत द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। संविधान की सूची 6 जो है यह किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर? संविधान की जो सूची 6 है यह आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन संदर्भ में है और यह है 4 राज्यों में जिनमें आपका असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। इन सभी में जो है लागू होती है, परंतु ये आपके मणिपुर में लागू नहीं होती है। मणिपुर में लागू नहीं होती है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीना कौन सा है? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, दिसंबर? तमिलनाडु में जो मानसून सामान्यतः आता है वह नवंबर, दिसंबर में आता है, ठंडी के समय। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और वैसे पूरे भारत में लगभग जून में आता है और इसी माह में जो है बारिश होने की संभावना रहती है हर राज्यों में लगभग, और सबसे पहले केरल में आता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है।
किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर या जनवरी फरवरी? रबी की जो फसल की बुआई होती है वह अक्टूबर नवंबर में होती है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। हल्के हल्के जो ठंड शुरू होती है उस समय जो है रबी की बुआई होती है। और इनमें आपका गेहूँ हुआ, रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, आलू, चना, मटर, सरसों, ये सभी जो है रबी की फसलें हैं और इन्हें जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसे जो है काट लिया जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? पाकिस्तान, ईरान, तुर्की या संयुक्त अरब अमीरात? फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का जो अनावरण है यह ईरान ने किया है। यह जो मिसाइल आपकी ईरान की है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली, तेलुगु, तमिल या मराठी? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो बोली वाली भाषा है वह आपका हिंदी है। दूसरा इसमें पूछ रहा है इसलिए दूसरी आपकी बंगाली है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष या 3 माह? मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने यह आपका 6 माह तक जो है अपने पद पर बना रह सकता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। 6 मंथ पश्चात जो है वह पदोन्नत हो सकता है और इससे पहले जो है अगर पद पर रहना चाहता है तो उसे निर्वाचित होकर अपनी सीट जो है सुरक्षित करनी होगी। इसका जो अधिकतम समय होता है आपका 6 मंथ होता है। मनुष्य में कौन से गुणसूत्र के मिलने से बालक का जन्म होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में 23 जुड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं और जिनमें पुरुष के पास एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं और महिलाओं के पास एक्स गुणसूत्र होते हैं। अगर पुरुष का एक्स और महिला का एक्स होता है तो आपका लड़की का जन्म होता है और पुरुष का वाई और महिला का एक्स अगर गुणसूत्र जाता है तो यह आपके लड़के का जन्म होता है। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स गुणसूत्र के मिलने से जो है यह लड़के का जन्म होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 किताबें दी गई हैं और 4 लेखक दिए गए हैं। उनमें आपको पहचानना है कौन सही सुमेलित नहीं है। द इंडिया स्टोरी विमल जालान, अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर, द थर्ड पिलर रघुराम राजन और ए सुटेबल बॉय रस्किन बॉन्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ए सुटेबल बॉय जो है ये रस्किन बॉन्ड नहीं लिखी है बल्कि यह विक्रम सेठ ने लिखी है। विक्रम सेठ ने जो है ए सुटेबल बॉय लिखी है, बाकी सभी सुमेलित है। द इंडिया स्टोरी विमल जालान लिखी है, अम्बेडकर ए लाइफ ये शशि थरूर ने लिखी है, द थर्ड पिलर ये जो पुस्तक है ये आरबीआई पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने लिखी है और इसका जो ऑप्शन डी है वो आपको सही है। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ ने लिखी है। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान अनुसंधान संस्थान, भदोही, वाराणसी, बरेली और लखनऊ। इसके लिए 4 ऑप्शन दिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये आपके वाराणसी में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये आपके लखनऊ में स्थित है, भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान ये आपके भदोही में है और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये आपके बरेली में है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। रानी की वाव किसने बनवाया था? उदयामती, भानुमति, महिष्मती या शकुंतला? रानी की वाव ये आपके गुजरात में स्थित है और इसे उदयामत ने बनवाया था। उदयामती यह जो है इसे 1063 में सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम की पत्नी थी उदयामती, इन्होंने जो है इसे रानी की वाव को बनवाया था और जो वर्तमान में जो हमारी 100 की नोट है इस पर इसका चित्र अंकित है और इसे वर्ष 2014 में विश्व विरासत स्थल में जो है जोड़ा गया है। रानी की वाव ये आपके गुजरात में स्थित है और इसे उदयामत ने बनवाया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में
किन सेनाओं द्वारा लड़ा गया था? त्रिपक्षीय संघर्ष जो है किन के मध्य हुआ था? इसका 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जो है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश ने जो है संघर्ष किया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और साथ में जो है गंगा घाटी की जो उपजाऊ क्षेत्र है उस पर अधिकार प्राप्त करने के लिए इन्होंने आक्रमण किया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। शारदा नहर की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1925, 1928 या 1930? शारदा नहर जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर है, यह जो बनना प्रारंभ हुई थी वह 1920 से प्रारंभ हुई थी, लेकिन जो कंप्लीट होती है वह आपकी 1928 में होती है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यूपी की सबसे लंबी नहर आपकी शारदा नहर है और यह बनकर जो तैयार होती है वह आपकी 1928 में बनकर तैयार होती है। जुलाई 1946 में सृजित की गई कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? BR अम्बेडकर, KM मुंशी, हुमायूं कबीर या KT शाह? संविधान सभा के लिए सामग्री तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और इस समिति में M आसफ अली, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, KT शाह, R गाडगिल और K संथानन थे, परंतु जो है इसमें BR अम्बेडकर जी नहीं थे। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही होगा। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह, वर्णिलवक कोशिका का रसोई घर? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या 1 और 2? तो इसमें जो है जो सही सुमिलित नहीं है वो आपका ऑप्शन सी, केवल 3 जो है ये सही सुमिलित नहीं है। कोशिका का जो रसोई घर होता है ये हरित लव को कहा जाता है, हरित लव को कहा जाता है। बाकी आपका आत्महत्या की जो थैली है यह लाइसोसोम कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह है आपका, ऊर्जा गृह जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। नींबू में डाइबैक रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है? मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम या कैल्शियम? तो यह जो है कॉपर की कमी से नींबू में डाइबैक रोग होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1861, 1851, 1871 या 1881? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 1861 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तो वह जो समय था वो आपका 1861 था और इसीलिए जो है भारत में जो पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था वो आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय था। पहला हाई कोर्ट जो आपका इंडिया में था वो आपका कलकत्ता में है और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1861 में की गई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। और वर्तमान में भी जान लीजिए, वर्तमान भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। 25 हाई कोर्ट भारत में वर्तमान में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे को सहारा देते हैं और भोजन संग्रहित करते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। पौधे को सहारा और भोजन जो प्रदान करते हैं, जो संग्रहित करते हैं वो आपके पैरेन्काइमा ऊतक होते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है और यह जो है पौधे के जो एपिडर्मिस होता है उसके नीचे स्थित होता है और यह जो है पौधे को सहारा देते हैं और भोजन संग्रहित करते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर 3 राज्य दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से ऐसे राज्य हैं जो 100% जैविक घोषित हो चुके हैं? सिक्किम, उत्तराखंड, त्रिपुरा? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या सभी? भारत का पहला 100% जैविक जो राज्य घोषित किया गया था वह आपका सिक्किम था और इसके पश्चात जो है उत्तराखंड और त्रिपुरा भी जो है 100% जैविक घोषित किए जा चुके हैं। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चीन की सीमा किन राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों को स्पर्श करती है? यहाँ पे 4 राज्य दिया गया है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नागालैंड। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। ये आपका भारत का पड़ोसी देश चीन है। चीन की जो सीमा है ये आपके लद्दाख से लगती है, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से लगती है, सिक्किम से लगती है और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। टोटल 5 राज्यों से जो है चीन सीमा साझा करता है। इनमें ना ही जम्मू कश्मीर है ना ही नागालैंड है, केवल 2 और 3 से जो है सीमा साझा करता है, 2 और 3। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आप देख लें यहाँ पर है और नागालैंड आपका यहाँ पर है। तो यह जो है सीमा साझा नहीं करते हैं, सिर्फ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है सीमा साझा करते हैं। तो
तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के जो पक्षी अभयारण्य उसके संदर्भ में प्रश्न बनाया गया है। कौन सा आपको बताना कौन सही सुमिलित नहीं है। बखीरा पक्षी अभयारण्य संत कबीरनगर, पटना पक्षी अभयारण्य इटावा, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पटना पक्षी अभयारण्य जो है यह इटावा में नहीं है बल्कि यह एटा में है, एटा में है। बाकी सभी सुमिलित हैं और यह पटना जो पक्षी अभयारण्य है यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है, सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है। बाकी सभी सुमिलित हैं। बखीरा पक्षी अभयारण्य आपके संत कबीरनगर में है, समन पक्षी अभयारण्य आपके मैनपुरी में है, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य आपके गोंडा में है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी है। आपको बताना है कौन सार्क का जो है सदस्य नहीं है। यहाँ पे 4 देश दिए गए हैं, चीन, मालदीव, बांग्लादेश और भूटान। सार्क के वर्तमान जो सदस्य हैं वो आपके 8 देश हैं, जिनमें आपका भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। और सार्क की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो आपके काठमांडू में है, काठमांडू में इसका मुख्यालय है। आइए हम लोग मैप की सहायता समझ लेते हैं। ये आपका नक्शा भारत का यहाँ शुरू होता है। सार्क के जो सदस्य देश हैं ये आपका मालदीव है, फिर आपका श्रीलंका है, ये अपना भारत देश है, फिर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, फिर नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। टोटल जो है यह 8 सदस्य देश हैं सार्क के। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसमें जो है चीन शामिल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 रोग दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। चेचक, रेबीज, निमोनिया, पीलिया। निमोनिया जो होता है यह एक बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया जनित रोग है। बाकी आपका चेचक, रेबीज और पीलिया जो है ये सब विषाणु जनित रोग हैं। और निमोनिया जो प्रभावित करता है ये हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। अगर प्रश्न पूछता है कि निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है तो आपके फेफड़े को प्रभावित करता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर 3 दर्रे दिए गए हैं, इनको आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में जो है सजाना है। जो जिला, बारालाचा, लिपुलेख। इसका 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जो जिला जो है ये आपके लद्दाख में है, लद्दाख में है। बारालाचा ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख ये आपके उत्तराखंड में है, ये आपके उत्तराखंड में है। ये आपका लद्दाख है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर आपका उत्तराखंड है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 हो जाएगा, ऊपर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए हैं। 14 राज्य 6 संघ, 17 राज्य 6 संघ, 14 राज्य 8 संघ या 17 राज्य 8 संघ है। 1 नवंबर 1956 को टोटल 14 राज्य बनाए गए थे और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है। स्लोवेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया या ऑस्ट्रिया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया जो है यह बाल्कन देश नहीं है। बाल्कन देशों में स्लोवेनिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, ग्रीस है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, मोंटेनेग्रो है, बोस्निया है। ये सभी जो है बाल्कन देश हैं। इसमें जो है ऑस्ट्रिया शामिल नहीं है। आते हैं अगला प्रश्न लो। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग जो है किस जिले से नहीं होकर गुजरेगा। अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ या मऊ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यह टोटल 9 जिले से होकर गुजरेगा, जिनमें आपका लखनऊ है, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। टोटल 9 जिलों से होकर गुजरेगा। इसमें बस्ती शामिल नहीं है, इसमें जो है आपका बस्ती शामिल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है ये टोटल 340.8 किलोमीटर लंबा है और यह 6 लेन का रोड है। और यह जो है लखनऊ से यह गाजीपुर के मध्य बनाया गया है और टोटल आपके 9 जिलों से होकर गुजरेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे हम लोग FSSAI के नाम जानते हैं, कि 5वें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल ने पहला स्थान हासिल किया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की थीम खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि अभी हाल ही में जो है FSSAI ने जो है 5वां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। इसमें जो है सभी राज्यों में केरल जो है ये पहले स्थान पर है। और इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की जो थीम रखी गई थी वह खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, इसकी जो है थीम रखी गई थी। और यह जो है प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है मनाया जाता है 7 जून को। इस प्रकार जो है दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, किस देश में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बाबा और माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? सूरी देश, मॉरिशस, इंडोनेशिया या सर्बिया? अभी हाल ही में जो है भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है ये 6 दिवसीय अपनी यात्रा पे गई हैं और यह जो है सर्बिया और सूरीनाम देश गई हैं। सूरीनाम देश गई थी और इन्होंने सूरीनाम में जो है बाबा और माई स्मारक पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसके पश्चात जो है सूरीनाम देश ने जो है अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे द ग्रैंड ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, जो इनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसे इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया है। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ये आपके सूरी देश नाम ने दिया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। किस नदी पर बना कखोब्बा बांध हाल ही में टूट गया है? वोल्गा नदी, सीन नदी, निप्रो या डेन्यूब? तो यह जो है दक्षिणी यूक्रेन में है कखोवा बांध और यह है निप्रो नदी पर स्थित है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रूस से जो है काफ़ी दिनों से युद्ध चल रहा है, ये काफ़ी चर्चा में रहा है और यह बांध भी काफ़ी चर्चा में रहा है, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके निप्रो नदी पर स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। विपणन सीजन 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संदर्भ में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कैबिनेट ने 2023-24 के लिए धान की MSP 143 रुपये बढ़ाकर 2183 रुपये प्रति कुंतल कर दिया है और बाजरे की जो MSP है वो 150 रुपये बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति कुंतल कर दिया है। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि 143 रुपये जो MSP बढ़ाकर कैबिनेट ने धान की वह 2183 रुपये प्रति कुंतल कर दिया है। और दूसरा जो स्टेटमेंट वह भी सही है, पहले 2350 रुपये MSP थी बाजरे की और इसमें 150 रुपये बढ़ाकर यह 2500 रुपये प्रति कुंतल कर दिया है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। बजट 2023-24 के अनुसार आपको सही सम्मिलित करना है कि किस क्षेत्र में कितना कितना बजट आवंटित किया गया है। रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मनरेगा, इसके लिए आपको सम्मिलित करना है। रक्षा में जो दिया गया है बजट 2023-24 में वह आपका 9,93,538 करोड़ रुपये दिया गया है 2023-24 बजट के अनुसार। शिक्षा में जो दिया गया है वह 1,12,899 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए जो है 89,155 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है और मनरेगा के लिए टोटल जो है 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। यह जो डेटा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने एक साथ प्रश्न को बनाया है कि जिससे आप लोग इससे अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। बेस्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में IISc बेंगलुरु पहले स्थान पर है। आपको बताना है कौन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और यह जो रैंकिंग जारी की गई यह इसका 8वां संस्करण जारी किया गया है और इसे जो है शिक्षा मंत्रालय जारी करता है और वर्तमान में जो है धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं। बेस्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में IISc बेंगलुरु जो है
ये पहले स्थान पर है। तो इस प्रकार जो है दोनों जो स्टेटमेंट आपका सही है। जो समग्र रैंकिंग जारी की गई इसमें जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास पहले पर है, IISc बेंगलुरु ये आपके दूसरे स्थान पर है और IIT बॉम्बे आपका तीसरे स्थान पर है। तो इस प्रकार जो है इसका सी ऑप्शन है आपका सही है। तुंगिया हस्तांतरित कृषि जो है कहाँ की जाती है? म्यांमार, जापान, न्यूजीलैंड या फिलीपींस? तुंगिया जो हस्तांतरित कृषि होती है आपके म्यांमार में होती है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। भारत में कुल कितने जीव मंडल आरक्षित संरक्षित क्षेत्र हैं? 10, 12, 18 या 25? तो वर्तमान भारत में कुल 18 जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इनमें आपका नीलगिरी है, नंदा देवी है, नोकरेक, मानस, सुंदरबन, सिमलीपाल, ये सभी मिलाकर टोटल जो है 18 जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं भारत में। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। हिंद महासागर में कितने द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं? 2, 3, 4 या 5? ये आपका मैप है, मैप की सहायता से आपको काफ़ी आसानी होगी। ये आपका हिंद महासागर टोटल है और हिंद महासागर में आपका मालदीव है और दूसरा आपका श्रीलंका है। 2 ऐसे द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने टॉप 50 प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।